हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी एसएसटी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। आज हम आपकी सिविक्स का लेसन नंबर 3 सरकार क्या है यूनिट 2 और लेसन नंबर 3 सरकार क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। आपने सरकार शब्द जो है वो बहुत बार सुना होगा। आज हम इस पार्ट में ये पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और हमारे जीवन में इसकी क्या महत्वपूर्ण है या इसकी क्या भूमिका है। ये जो है सरकार क्या करती है, कौन कौन से काम करती है, कैसे निर्णय लेती है और कितने तरह की अलग अलग तरह की सरकारें, जैसे लोकतांत्रिक सरकार और राजतांत्रिक सरकार के बीच में क्या अंतर है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। हम हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे सड़क, स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्यवाही करती है, यानी कि सरकार जो होती है वो बहुत तरह के काम करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। क्या डाक और रेल सेवाएं, यानी कि जितनी भी ट्रेन चलती हैं ये सब गवर्नमेंट चलाती है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। क्या काम है सरकार का? देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं, और न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। यानी कि जितने भी काम हैं ये सब सरकार करती है। शायद आपको ये जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है, जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। ये सब काम कौन करती है? सरकार। यहाँ पे देखो कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग हैं। सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम और भारतीय रेल। ये सर्वोच्च न्यायालय, ये भारत पेट्रोलियम का साइन है, और यहाँ पे ये भारतीय रेल। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट आता है सरकार के स्तर। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। स्थानीय स्तर यानी कि आपका गांव, आपका शहर या आपका मोहल्ला। राज्य स्तर पर होता है जो आपका राज्य, यानी कि राज्य स्तर का मतलब जो पूरे राज्य का ध्यान रखे। जैसे हरियाणा या असम की सरकारें पूरे राज्य में काम करती हैं, यानी कि राज्य की जो सरकारें होंगी वो राज्य सरकारें। और राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगी कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, और आगे कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जानेंगे। यहाँ पे आपको एक तालिका दी गई है, देखो। हरियाणा सरकार के सारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय कौन करेगा? राज्य का कार्य है तो राज्य सरकार। पश्चिम बंगाल की सरकार का सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय, ये पश्चिम बंगाल के अपने राज्य का मामला है, तो पश्चिम बंगाल की सरकार, राज्य सरकार। गांव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान पर को चुनने का निर्णय, ये कहाँ? स्थानीय है, क्योंकि यहाँ पे स्थानीय हो गया गांव में। जम्मू एवं भुवनेश्वर के बीच में नई रेल सेवाएं शुरू करने का निर्णय, ये क्या है? राष्ट्रीय निर्णय। जम्मू और भुवनेश्वर अलग अलग राज्य हैं, तो यहाँ पे राष्ट्रीय है। पटना में बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय, राज्य की सरकार। भारतीय सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय, राष्ट्रीय है। और 1000 रुपये का नया नोट शुरू करने का निर्णय भी राष्ट्रीय, पूरे देश में होगा। सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करें। यानी कि सरकार कानून बनाती है और फिर उनसे ये भी उनके पास एक वो पावर होती है, एक ताकत होती है कि वो उन कानूनों को
मानने के लिए बाध्य करें। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है, जुर्माना भरना पड़ता है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है उसके अलावा अलग अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकती है और यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। सरकार के प्रकार, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं सरकार के कितने प्रकार। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। जैसे लोग जैसा चुनाव के माध्यम से करते हैं वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं कदम उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? राजतंत्रीय। इसमें क्या होता है? इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार पर नहीं बताना पड़ते और न ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। यानी कि राजतंत्रीय सरकार जो होती है उसमें क्या होता है? राजा और रानी के पास जो है वो निर्णय लेने की शक्ति होती है। नेक्स्ट आपका है लोकतांत्रिक सरकार। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र क्या होता है? लोगों का शासन। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग इन नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकार औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी? अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलता था जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। यानी पहले क्या होता था कि औरत जो होती थी, लेडीज़ को, गरीबों को और अशिक्षित को वोट देने का अधिकार नहीं था। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीने बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब होने का गुनाह किया है। अब यहाँ पे देखिए, लोकतंत्र संसार में कहीं भी सरकार क्या है? संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप, अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ? महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी और महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन के साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की।
उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों में बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। ठीक है, आपने पढ़ा सरकार क्या है और सरकार के प्रकार क्या होते हैं, कौन कौन से स्तर होते हैं, सरकार और कानून कैसे चलाती है सरकार। अब आप इस लेसन को दोबारा से पढ़िए और इसके बाद मैं आपको जो क्वेश्चन आंसर भेज दूँगी वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं और याद करने हैं।